हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। अब जैसे कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए थे इस चैप्टर के। ठीक, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो जैसे कि जो यहाँ पर ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक। तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्लो चार्ट बनाया था कि इतने टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अब जो टॉपिक हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किए उनको भी यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ा था हमने संसाधन के बारे में कि संसाधन क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये संसाधन जो है वो दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब ये जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी दो प्रकार के हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले संसाधन। अब जैसे कि नाम से ही है, समाप्त होने वाले संसाधन, यानी कि ये जो है सीमित मात्रा में प्रेजेंट होंगे। ठीक, नेक्स्ट इसमें हमने पढ़ा कि ये इसके दो हमने संसाधनों के बारे में पढ़ना था, ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम। तो दो के बारे में, हालांकि इनके अलावा और भी बहुत सारे संसाधन होते हैं, ठीक, लेकिन हमें यहाँ पर खासकर यही दो संसाधन अभी पढ़ने हैं। अब कोयले के बारे में हमने पढ़ लिया था कि क्या होता है, इसकी स्टोरी क्या होती है और इसके उत्पाद जो है वो क्या होते हैं। तो कोक, कोलतार और कोयला गैस, इन तीनों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब बात आती है पेट्रोलियम की। अब पेट्रोलियम को हमने स्टार्ट कर लिया था। अब हम पढ़ रहे थे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, ठीक है, कैसे होता है पेट्रोलियम का निर्माण। तो फिलहाल अभी हम बच्चों पेट्रोलियम पढ़ रहे हैं और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन अभी हम देखेंगे। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक, चलिए, तो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पेट्रोलियम जो है वो कैसे फॉर्म हुआ, समुद्र में रहने वाले जीवों से। ठीक है, अब समुद्र में रहने वाले जीवों से कैसे, अब ये जो जीव हैं समुद्र में रह रहे हैं, ठीक है, जब वो मृत हुए, ठीक है, जब ये समुद्र में रहने वाले जीव मृत हुए तो इनकी जो बॉडीज हैं, यानी कि इनके जो मृत शरीर है वो समुद्र के पेंदे में जाकर के सेटल हो गए। ठीक, अब इनके जो मृत शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर के सेटल हो गए, उनके ऊपर धीरे धीरे क्या हो गया, वो किससे ढक गए, जो रेत है, ठीक है, रेत और मिट्टी की परतों द्वारा वो क्या हो गए, ढक गए। अब रेत और मिट्टी की परतों द्वारा जब ये ढक गए तो मिलियंस ऑफ ईयर, यानी कि लाखों वर्षों में वायु की उपस्थिति, अनुपस्थिति, सॉरी, वायु की अनुपस्थिति, उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण धीरे 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 ये जो मृत जीव थे जो समुद्र के पेंदे में जाकर के सेटल हो रखे थे, ठीक है, धीरे 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 वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, धीरे धीरे क्या हो जाता है, प्राकृतिक गैस में और पेट्रोलियम में ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये स्टोरी हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक बार पढ़ ली थी, यहाँ पर हमने एक बार रिवाइज भी कर ली है। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी जो है वो नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में अच्छे से। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे क्वेश्चंस भी आता है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पेट्रोलियम के निर्माण के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, या हम कह सकते हैं डायग्राम है, इमेज है, ठीक है, जहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट को यहाँ पर दिखाया गया है। देखो, ये है गैस, ऑयल, ठीक है, वाटर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हो जाए। चलिए, तो ये डायग्राम आपको अपनी एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, ये तो हमने जान लिया। ठीक, कुछ और पॉइंट्स भी हमें जानने हैं। तो बच्चों, कोयले की स्टोरी और पेट्रोलियम की स्टोरी, यानी कि कोयले का फॉर्मेशन और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन, ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए, अगला है पेट्रोलियम का परिष्करण, एक ऐसी प्रक्रिया है। अब पेट्रोलियम का परिष्करण के बारे में हमें पढ़ना है। तो पेट्रोलियम का परिष्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कच्चे तेल किसे कहा जा रहा है, पेट्रोलियम को कहा जा रहा है। ठीक है, जिसमें पेट्रोलियम को
अलग अलग उपयोगी उत्पादों में अलग किया जाता है। अब जैसे हमने कोयले की बात की थी, तो कोयले को भी क्या किया था हमने, 3 मुख्य उत्पादों में बांटा था, जैसे कि कोल, कोलतार और कोल गैस। अब हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम को भी, है ना, जो इसका परिष्करण है, परिष्करण किसे कहलाया जाता है, परिष्करण यानी कि पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है। परिष्करण यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेट्रोलियम को अलग अलग उपयोगी उत्पादों में अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, उपयोगी उत्पादों में अलग किया जाता है। ठीक, जैसे कोयले को भी इसके उपयोगी उत्पादों में अलग किया जाता है, वैसे ही पेट्रोलियम को भी उसके उपयोगी उत्पादों में अलग किया जाता है। नेक्स्ट, ये मुख्य रूप से प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। तो इसकी जो विधि है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है, जिसमें पेट्रोलियम को, अब कैसे किया जाता है, जिसमें पेट्रोलियम को क्या किया जाता है, विभिन्न तापमानों पर क्या किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। जिसमें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, स्नेहक तेल यानी कि ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कैसे किया जाता है, देखो पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है, ये हमने जान लिया। पेट्रोलियम का परिष्करण क्यों किया जाता है, ताकि इससे उपयोगी उत्पाद जो है वो अलग किए जा सके। ठीक, अब उपयोगी उत्पादों को अलग करने की विधि क्या है, प्रभाजी आसवन विधि है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, इस विधि में किया क्या जाता है कि पेट्रोलियम को विभिन्न तापमानों पर अलग अलग किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, विभिन्न तापमानों पर अलग अलग किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ठीक है, स्नेहक तेल, कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इतने पॉइंट्स आपको ये नोट कर लेने हैं, जिसमें पेट्रोलियम को विभिन्न तापमानों पर अलग अलग किया जाता है। अलग किया जाता है। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब रिफाइन करके होता क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। अब पेट्रोलियम क्या है, एक गाढ़ा तेलीय द्रव है। ठीक है, क्या है, गाढ़ा तेलीय द्रव है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, यानी कि इसकी क्या है, अप्रिय गंध है। अनप्लीजेंट ऑर्डर का मतलब है कि अप्रिय गंध है। नेक्स्ट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट सच एज। अब ये क्या है, विभिन्न संघटकों का मिश्रण है। अब विभिन्न संघटक कौन कौन से हैं इसमें, वो है बच्चों, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है। ठीक है, यानी कि स्नेहक तेल जिसे हम कहते हैं, पैराफिन वैक्स यानी कि पैराफिन मोम हम जिसे कहते हैं। तो पहले 2-3 पॉइंट यहाँ पर क्या है कि पेट्रोलियम क्या है, डार्क है, ऑयली है और लिक्विड है, यानी कि गाढ़ा तेलीय द्रव है। ठीक है, डार्क, सॉरी गाढ़ा नहीं, डार्क है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत ही गहरे रंग का है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, यानी कि इसकी जो गंध है वो कैसी है, अनप्लीजेंट है, यानी कि अप्रिय गंध है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ये क्या है, अलग अलग संघटकों का मिश्रण है, जिसमें कि पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस, पैराफिन मोम, इसके अलावा स्नेहक तेल और भी कई सारे संघटक हैं। ठीक, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। और ये जो संघटक है, इनको पेट्रोलियम से सेपरेट करने की जो प्रोसेस है, उसी को क्या कहा जाता है, रिफाइनिंग कहा जाता है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि पेट्रोलियम में ये सारे संघटक मिले हुए होते हैं। ठीक, अब ये जो सारे संघटक हैं जिनसे मिलकर के पेट्रोलियम बन रहा है, उन्हें अलग अलग करना, है ना, उन्हें अलग अलग करना, इसी प्रोसेस को रिफाइनिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिट्यूएंट, तो जो जितने भी इसके अलग अलग संघटक हैं, इनको पृथक करना। ठीक है, ये जो प्रोसेस है पेट्रोलियम से इनको पृथक करना, इसी को क्या कहा जाता है, रिफाइनिंग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए,
इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। और इसे किया कहाँ पर जाता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी यानी कि पेट्रोलियम परिष्करणी में इसे किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी यानी कि पेट्रोलियम परिष्करणी। अभी पीछे हमने इससे पीछे जो हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने कहा था कि पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें जो उपयोगी उत्पाद है उन्हें अलग किया जा सके। अब उपयोगी उत्पाद का मतलब क्या है? जैसे कि हमने कहा कि पेट्रोलियम में ये अलग अलग संघटक हैं या अलग अलग घटक हैं, ठीक। अब इन्हें जब हम पेट्रोलियम से पृथक करेंगे तो ये अलग अलग देखो कितने उपयोगी हैं। पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सारे ही अपने आप में क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। तो इन्हें अलग करने की जो प्रोसेस है उसी को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम का परिष्करण, या हम कहते हैं रिफाइनिंग। क्या कहा जाता है? रिफाइनिंग कहा जाता है, ठीक। अब ये जो प्रोसेस है बच्चों रिफाइनिंग की, वो कहाँ पर की जाती है? जैसे कि हमने कोयले में क्या पढ़ा था, जब हम कोयले के बारे में पढ़ रहे थे तो कोयले में हमने क्या पढ़ा था कि कोयले की ये जो प्रोसेस है जिससे उसके उत्पाद बनते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग करके कोक बनता है, कोल गैस बनती है, कोल तार बनता है, ठीक है। तो ये बनते कहाँ पर है? ये कोल प्रोसेसिंग प्लांट में होता है ना, कोल प्रोसेसिंग प्लांट होता है। तो हर चीज के क्या होता है? अपना एक अलग प्लांट होता है। जैसे कि पेट्रोलियम को अलग करने के लिए इसके जो घटक हैं उनसे पृथक करने के लिए ये प्रोसेस कहाँ पर की जाती है? पेट्रोलियम परिष्करणी में की जाती है। तो आपको कोयले का ध्यान रखना है कि वो कोल प्रोसेसिंग प्लांट में किया जाता है, और पेट्रोलियम का ध्यान रखना है कि ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में की जाती है, ठीक है। तो दोनों क्या है? इजी है याद रखना। कोल का कोल से हो रहा है, कोल प्रोसेसिंग प्लांट, पेट्रोलियम का पेट्रोलियम रिफाइनरी, ठीक। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पर जो आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं बच्चों। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपने ये बॉक्स अपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें नोट करने हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। तो पेट्रोलियम से और प्राकृतिक गैस से बच्चों हम क्या कर सकते हैं? अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। क्या कहा जाता है? पेट्रो रसायन कहा जाता है। इसका उपयोग उपमार्जक रेशों जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। तो इनका उपयोग जैसे पॉलीथीन, रेसे, ठीक है, इसके अलावा अन्य जो भी मानव निर्मित प्लास्टिक है इनके औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों जैसे कि यूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट, यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस से जो हमारी नेचुरल गैस होती है, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस, जो हमें कब मिलती है? जब पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है तो हमें पेट्रोलियम और उसके साथ साथ क्या मिलती है? प्राकृतिक गैस मिलती है, यानी कि नेचुरल गैस मिलती है जो हमने अभी पीछे फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम में पढ़ा था, ठीक। तो इसका उपयोग बच्चों यूरिया के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। अब इसका क्या है? बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है, इसके कारण इसे जो है काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो पेट्रोलियम से और प्राकृतिक गैस से हमें कितने सारे उत्पाद मिल रहे हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक। इसके अलावा जो प्राकृतिक गैस है उससे भी हमें क्या मिल रहा है? यूरिया जैसे उत्पाद मिल रहे हैं, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? काला सोना भी कहा जाता है, क्योंकि इसका क्या है? व्यावसायिक महत्व है, ठीक। चलिए, तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइटेड पॉइंट है, वो आपको नोट कर लेने हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, तो कोल और पेट्रोलियम के बारे में तो लगभग सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं, अच्छे से इसको समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं।
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस या एलपीजी का उपयोग घरों के साथ साथ उद्योगों में भी किया जाता है। अब इसके उपयोगों के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से जो आपको इमेज दिख रही है ना, ये होती है पेट्रोलियम परिष्करणी, जिसे हम पेट्रोलियम रिफाइनरी भी कहते हैं। अब पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता क्या है कि पेट्रोलियम जो होता है उसके जो संघटक है उनको क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, ताकि उससे हमें उपयोगी उत्पाद मिल सके। ठीक, अब उपयोगी उत्पाद जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसके अलावा पैराफिन मोम और भी बहुत सारे संघटक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, चलिए, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस आप शॉर्ट में बच्चों इसे एलपीजी भी कहते हैं, इंग्लिश में आप कहते हैं कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आप इसे कहते हैं। ठीक, तो ये जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है या जिसे एलपीजी भी कहा जाता है, तो आप जानते हैं ये एलपीजी गैस सिलेंडर्स जो हमारे घरों में होते हैं उनके अंदर एलपीजी होती है और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, खाना पकाने के लिए। ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके अलावा घरों में तो इसका उपयोग किया ही जाता है। हम गैस जलाते हैं तो खाना भी पका सकते हैं और भी चीजें कर सकते हैं। ठीक, घरों में तो इसका उपयोग किया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अब बच्चों एलपीजी की बात करें अगर, तो हम जानते हैं एलपीजी क्या है, एक प्रकार का फ्यूल है, यानी कि एक प्रकार का ईंधन है। ठीक, अब आप जानते हैं ये जो एलपीजी है एक प्रकार का क्लीन फ्यूल है, यानी कि स्वच्छ ईंधन है। अब स्वच्छ ईंधन हम इसे क्यों कह रहे हैं, देखो जब हम एलपीजी को जलाते हैं, हमने ज्यादातर कहाँ जलाया हो, किसी उद्योगों में तो हम गए नहीं होंगे, हमने घरों में ही देखा होगा। जब भी हम एलपीजी से यानी कि गैस को कनेक्ट करके जब हम गैस ऑन करते हैं तो गैस जलता है, फ्यूल है, ऑब्वियस सी बात है, जलेगा ही। ठीक, लेकिन इसके जलने से कोई भी किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है ना। जैसे कि जब हम लकड़ियां जलाते हैं तो बहुत सारा धुआं निकलता है, तो एलपीजी से ना कोई धुआं निकलता है। दूसरी चीज, जब हम लकड़ियां जलाते हैं तो बहुत सारा रिमेन्स बच जाता है, यानी कि राख, कोयला, इतनी सारी चीजें बच जाती है। लेकिन जब हम एलपीजी जलाते हैं तो कोई भी रिमेन्स हमें नहीं मिलता, यानी कि ये एक प्रकार का क्या है, स्वच्छ ईंधन है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है डीजल और पेट्रोल का उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं डीजल और पेट्रोल का उपयोग तो वाहनों के लिए वाहनों को चलाने के लिए किया जाता है, वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरी चीज, पेट्रोल जो है वो हल्के जो स्वचालित वाहन होते हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कार है या स्कूटर है। वहीं जो डीजल है वो भारी मोटर वाहनों में इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि ट्रक है या ट्रैक्टर है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोल का उपयोग ड्राई क्लीनिंग के लिए भी किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग के विलायक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, जबकि डीजल का उपयोग विद्युत जनरेटर चलाने के लिए भी किया जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो होते हैं उसमें डीजल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैरोसिन का उपयोग, यानी कि मिट्टी का तेल का उपयोग स्टोव और जेट विमानों के ईंधन के रूप में किया जाता है, स्टोव और जेट विमानों के ईंधनों में किया जाता है। अगला स्नेहक तेल, यानी कि ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, मशीनों की टूट फूट को कम करता है। नेक्स्ट है पैराफिन मोम। तो पैराफिन मोम बच्चों मोमबत्तियां, मलहम, स्याही, क्रेयॉन आदि बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं बिटुमेन की। तो बिटुमेन या डामर का उपयोग मुख्यतः सड़क बनाने के लिए किया जाता है, सड़क बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जो भी हमने ये पॉइंट्स पढ़े, जिसमें देखो एलपीजी है, डीजल है, पेट्रोल है, इसके अलावा कैरोसिन है, स्नेहक तेल है, बिटुमेन है, पैराफिन मोम है, तो ये सारे ही क्या है, ये सारे ही हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम से जब हम इन्हें अलग करते हैं, पृथक करते हैं, कहाँ पर पृथक करते हैं, पेट्रोलियम परिष्करणी में, यानी कि पेट्रोलियम रिफाइनरी में हम इन्हें अलग करते हैं, तो हमें ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स मिलते हैं। ठीक, इसके अलावा आप देख पा रहे हो कि हर एक का अपना अपना क्या है, इंपॉर्टेंस है, हर एक का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, इसके कितने सारे यूजेस हैं। ठीक, चलिए बच्चों, तो ये यूजेस आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।